Okay, so Madhav, welcome back and congratulations once again. थैंक यू। Uh, विदाउट वेस्टिंग टाइम यार माधव ना सीधे बात करते हैं, क्योंकि ये मेंस का वो पड़ाव चल रहा है जहाँ पे स्टूडेंट्स की लंका लगी पड़ी है, जिसे मैं बहुत फ्रेंकली बताता हूँ, क्योंकि यू हैव बीन थ्रू दैट, आई हैव बीन थ्रू दैट इन मोड एज वेल। जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि मेंस इज नॉट जस्ट अबाउट कि पढ़ते रहो, इट्स ऑल अबाउट द राइटिंग एज वेल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कभी ऐसा फील आएगा नहीं है कि आप होलसम प्रिपेयर हो। मतलब आई डू नॉट थिंक, क्या आपको भी फील आया था कभी कि मतलब 100% प्रिपेयर्ड हूँ, अब जाके मैं इस बार तो रिकॉर्ड दूंगा? तो लास्ट ईयर जब मैं सिलेक्ट हुआ आईपीएस मुझे सर्विस मिली थी, तो उसके बाद सोचा था ये जो फिफ्थ अटेम्प्ट था मेरा फोर्थ मेंस था। तो मैं सोचा था ये मेंस तो भाई बहुत आसानी से निकलेगा, बट आई विल से दिस वाज माय टफेस्ट मेंस। सब फोमो, सब एंजाइटी, आई थिंक दिस वाज एट द पीक इस वाले मेंस में। और उसके बाद जब पेपर्स इतने रैंडम आए थे और फिर जीएस में इतने अच्छे नंबर आए, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या वर्क कर रहा है अपने लिए, किस तरीके की डेस्टिनी अपने साथ प्ले कर रही है। और अपना लेवल जो अपन देखते हैं, मे बी खुद को बहुत टाइम अपन अंडर एस्टिमेट करते हैं कि इसलिए ज्यादा लोग बहुत डिमोटिवेट होते हैं अभी कि यार वो सोचते हैं शायद हम अच्छे से पढ़ ही नहीं रहे हैं, नहीं कर, बट आप कर रहे हो, थिंग्स आर गोइंग फाइन। चलो तो डीमोटिवेशन को थोड़ा डिक्लेटर करते हैं बाय अगेन हैविंग योर इनसाइट्स ऑन द डिफरेंट पेपर्स। सो हम ना पूरा यूपीएससी फॉर्मेट फॉलो करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द जीएस पेपर वन फर्स्ट ऑफ ऑल। जीएस पेपर वन डिवाइडेड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन इंडियन सोसाइटी। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स की बेसिस पे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? बट मतलब यहाँ पे मैं ना क्वेश्चन दो कैटेगरी के क्राउड के लिए पूछ रहा हूँ। फर्स्ट क्राउड जो अभी मेंस दे रहा है एंड दे आर स्टक इन द समवेयर 700 720 का जोन। तो वो कंटेंट एनरिचमेंट, वैल्यू एडिशन में बहुत मार्केट में वर्ड्स हैं, है क्या एक्चुअली ये? कैसे जीएस वन में ले आए इसको? सर, जीएस वाइज मेरे को ऐसा लगता है थोड़े से जनरल टिप्स आपको ध्यान रखने चाहिए पहले, फिर वील डाइव इन टू जीएस 1 2 3। एक तो सर, आंसर राइटिंग, सब राइटिंग 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 कर रहे हैं, नोबडी इज रिफ्लेक्टिंग बैक व्हाट दे आर एक्चुअली राइटिंग, और उस पर फीडबैक पे इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो जैसे आप, अगर आप कभी स्टक हो मार्केट में, सर इवैल्यूएशन हो रहा है उसका, पता है कि बहुत एवरेज रहता है वो, आप उसके साथ बैठो, अपने मेंटर के साथ बैठो, आप टेस्ट कॉपी लो, उस टेस्ट की टॉपर कॉपी लो, 2 3 घंटे एक पेपर पे लगाओ, और आपको पता चलेगा यार दीज आर माय 5 6 पॉइंट्स दैट आई वांट टू इंप्रूव इन माय नेक्स्ट टेस्ट। मैंने सर इनिशियल जो अटेम्प्ट दिए मेंस में, उसमें मॉडल आंसर भी नहीं पड़ता था, टाइम ही नहीं होता, मतलब मेरी भी गलती नहीं है और शायद किसी भी कैंडिडेट की गलती नहीं है, बट अगर आप उसको रिफ्लेक्ट करते हैं तो आपको शायद बहुत इंप्रूवमेंट एक मिलेगा। सर सेकंड मेरा, सर लास्ट ईयर एक सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग द टेस्ट चेंज किया था मैंने। तो सर मैं फर्स्ट 5 मिनट्स में पहले 4 क्वेश्चन ही पढ़ता हूँ, फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स में, 5 मिनट में जब पेपर मिलता है, उन्हीं 5 मिनट में उन 4 क्वेश्चन में पूरी अपनी जान झोंक देता हूँ कि यार इसमें मैं क्या वैल्यू एडिशन, डायग्राम, फैक्ट, कोड, कुछ भी मैं, मतलब इनिशियल इंप्रेशन सेट करने के लिए। उसके बाद मैं जंप कर देता हूँ अपने 15 मार्कर्स पे, वो सारे 15 मार्कर्स करके आता हूँ। फिर बचे कुचे 6 क्वेश्चंस 10 मार्कर्स के, और इसमें भी लास्ट वाले रखना है जिसमें अपने को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अपने को थोड़ा सा उसमें 2 4 मिनट भी अगर बचे तो अपन उसको लिख दें। तो ये स्ट्रेटजी सर बहुत हेल्प करी। एक सर कमिटीज का मैंने कंपाइलेशन भी बनाया है, तो 60 70 कमिटीज को अक्रॉस जीएस यूसेज किया, और ब्रेनस्टॉर्म किया सर कि इस कमेटी को कहाँ डाल सकते हैं, इस कमेटी को कहाँ डाल सकते हैं। कुछ चीजें ऑब्वियस होती हैं जो जहाँ डल सकती हैं, जैसे मैं एग्जांपल लिया था सर, जाजा कमेटी है, तो ट्राइबल में तो डलेगी, बट ट्राइबल की। उन, क्योंकि वो ट्राइबल सब्जेक्ट्स पे है, तो वो लोकल सेल्फ गवर्नेंस की भी उन्होंने बात करी है, उन्होंने ट्राइबल हेल्थ की भी बात करी है, उन्होंने नक्सल प्रॉब्लम के बारे में भी बात करी है, जुडिशियल एंगल से भी उसको देखा है कि जो डेथ्स हो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में उसको किस तरीके से देखना है। तो अगर आप थोड़ा सा डिटेल दोगे तो एक ही कमेटी को आप बहुत जगह खींच लोगे। और एक सर, एक मेरा एबीसीडी का मैं रखता था कि यार हर क्वेश्चन आए 5 10 सेकंड एबीसीडी करो उसका, ए से क्या अलग मैं उस क्वेश्चन में कर सकता हूँ, मेरा क्या एक्स फैक्टर आ सकता है, बी से कुछ बेस्ट प्रैक्टिस कुछ डाल सकता हूँ क्या उसमें, कुछ सी से करंट अफेयर कुछ डाल सकता हूँ, डी से कोई नया डायमेंशन या डायग्राम उसमें डाल सकता हूँ, कोई मैप फ्लो। तो सर अगर बहुत बार अपने दिमाग में ही होती हैं सब चीजें, आप कोई भी टॉपर कॉपी देखोगे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये पॉइंट तो मैं सोच ही नहीं सकता था। कोई भी यूपीएससी में 1 2 साल उसने प्रेपरेशन कर रखी है, उसको लगे यार ये तो मुझे भी आता था, बट उसने कॉपी पे उतारा और आपने नहीं उतारा। मे बी बिकॉज उस टाइम पे आप सोच नहीं रहे थे यार मुझे करंट अफेयर्स देखना है, मे बी उस टाइम पे आप सोच नहीं रहे थे मैप बनाना है। अगर आप थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लिए अवेयर हो जाओगे आंसर राइट करते वक्त, तो आप उसमें बेटर हो जाओगे। सर अब जीएस वन के लिए जब अपन देखते हैं, तो जीएस वन में सर मेरे को लगता है पूरा पेपर मोस्टली स्टैटिक है, ये सोसाइटी में थोड़े करंट बेस्ड एप्लीकेशन क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें सर ज्यादा मेरे को हेल्प करता है ब्रेनस्टॉर्म करना टेस्ट पेपर्स।
तो फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी, कोई भी मॉक टेस्ट पेपर आप मार्केट से ले लीजिए किसी भी कोचिंग का, और आप उसको हाफ द टाइम में ब्रेनस्टॉर्म करने का ट्राई करिए। तो अब जैसे फिर आप ब्रेनस्टॉर्म करिए, अच्छा इसका मैं इंट्रोडक्शन क्या लिखूंगा, बॉडी, अच्छा बॉडी 1 में क्या आएगा, बॉडी 2, बॉडी 3 में क्या आएगा, फिर इसमें ये कीवर्ड्स आएंगे, फिर कंक्लूजन में क्या आएगा, अगर वे फॉरवर्ड है तो वे फॉरवर्ड क्या दे सकता हूँ। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज बेटर देन रीडिंग एंड रिवाइजिंग दैट सेम बुक अगेन। सो दिस विल हेल्प दोज हु आर स्टक इन दैट 750 720 वाला लाइन, क्योंकि आप वापस वो बुक पढ़ोगे तो आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशन मिलेगा नहीं। बट उसी पे जब आप क्वेश्चन पे दिमाग लगा लोगे तो वहां पे भी कुछ रैंडम क्वेश्चन आने वाला है कि भाई टैगोर के वैल्यूज क्या थे, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप एग्जैक्टली तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ के जाते हो, बट आप दिमाग चलाते हो तो आपको एक राइटिंग फॉर्मेट आ जाता है, आपके फ्रेमवर्क्स बनते हैं कि अच्छा एजुकेशन में बात कर सकते हैं, पॉलिटिकल स्टैंड पे बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थोड़ा सा वो करिए, उससे आपको कुछ कीवर्ड से कलेक्शन भी मिलेगा हर चीज में। JS1 में जैसे आर्ट एंड कल्चर में आप स्पेसिफिक कुछ एस्थेटिक अपील हो गई, आर्टिस्टिक फ्यूजन हो गया, इस तरीके के वर्ड आप यूज कर रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक आपकी जो वोकेबलरी है वो बिल्ड हो जाएगी सब्जेक्ट्स की। कुछ फ्रेमवर्क भी बनेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी वापस से बुक पढ़ने में सर इतना कुछ मेरे को तो नहीं मिलता वैल्यू एडिशन, बट एक आप 20 क्वेश्चन का पेपर उठा के आपने उसको ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, दिमाग चला लिया, तो कुछ नया कंटेंट भी मिल जाएगा, कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। आप इंपॉर्टेंट PYQ थीम्स भी उसमें से पकड़ सकते हो, तो कुछ भी, कुछ कोट्स मिल जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आपको आपकी नॉर्मल बुक्स में ना मिले। फिर सर ज्योग्राफी में मेरे को ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी में सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपको अपने नोट्स वगैरह एक बार फटाफट रिवाइज करने चाहिए, उसके बाद अगेन आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चंस 3 4 चीजों में आ रहे हैं, लिथोस्फीयर को ब्रेक कर रहे हैं, हाइड्रोस्फीयर की तरफ जा रहे हैं, या फिर क्रायोस्फीयर पे, मिसलेनियस ह्यूमन ज्योग्राफी पे जा रहे हैं। तो उसके स्पेसिफिक आपके एंगल्स बन जाएंगे कि अगर हाइड्रोस्फीयर पे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं भाई यूट्रोफिकेशन से कुछ लिंक कर सकता हूँ क्या, या मैं कोरल्स की बात कर सकता हूँ, मैंग्रोव्स की बात कर सकता हूँ, ब्लू इकोनॉमी की बात कर सकता हूँ, या फिर जो मरीन लाइफ है उसके बारे में कुछ बात कर सकता हूँ। ह्यूमन ज्योग्राफी के अगर एंगल देखें तो ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन लाइंस के बारे में कुछ उसमें रेफरेंस ला सकता हूँ क्या। तो उस तरीके से आप सोचेंगे तो वहां पे आपके पॉइंट जनरेट हो जाते हैं। और थोड़े से माइक्रो डायग्राम्स आ सकते हैं, जैसे एक मेन डायग्राम तो बनाए, बट सपोज आप प्लेट्स को एक्सप्लेन करें तो छोटा सा आपने साइड में बॉक्स करके डायग्राम बना दिया, वेरी स्मॉल, दैट इज एक्सप्लेनिंग ओनली द 1 or 2 पॉइंट्स दैट यू आर राइटिंग। तो वो है। फिर एग्जांपल्स आ गए, साइक्लिक डायग्राम्स भी बहुत सारे बन जाते हैं सर इसमें, कि ज्योग्राफी में स्पेशली ये हुआ तो ये हुआ, फिर ये हुआ तो ये हुआ। दैट इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन थिंग्स बेटर आई थिंक। ज्योग्राफी में एक GS1 में एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी कभी कभी GS1 में आ जाते हैं, इट्स बीइंग इंटरचेंज्ड। तो थोड़े से जो आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट की फैक्ट शीट्स है उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। सोसाइटी में सर मेन अगेन दैट ब्रेनस्टॉर्मिंग विल हेल्प यू। उसके अलावा सर मैंने कुछ, जैसे एक इंस्टीट्यूशन का शॉर्ट फॉर्म बना लिया था, MMR KFC। तो M से हो गया सर मैरिज, मास मीडिया, रिलीजन, K से नॉलेज सिस्टम जो अपना एजुकेशन सिस्टम है, F से फिल्म मीडिया वगैरह हो गया, फैमिली हो गया, और C से अपना कुछ करंट सेंट्रिक चीज हो गई, या फिर कास्ट सिस्टम हो गया। तो इसको अगर आप कोई भी क्वेश्चन आया कि यार सोसाइटी में से टेक्नोलॉजी आ गई है तो क्या इम्पैक्ट आ रहा है, अब मैं इन पैरामीटर्स सोचा, अच्छा मैरिज में क्या चेंज हुआ है, फैमिली में क्या चेंज हुआ है, रिलीजन में क्या चेंज हुआ है, इंस्टीट्यूशंस कैसे बदले। दिस इज हाउ यू कैन थिंक इट वेरी ब्रॉडली जो क्वेश्चंस आते हैं। और अगर कुछ स्पेसिफिक सेक्शन पे आ गया तो आप उसके अंदर डाइव इन कर सकते हैं, जैसे मे बी इम्प्लीकेशन आ गए तो इंडिविजुअल में आ गए तो हाउ वुमेन इज गेटिंग इफेक्टेड, यूथ इज गेटिंग इफेक्टेड, caste are getting affected, tribes are getting affected, PWD कैंडिडेट्स आर गेटिंग इफेक्टेड, उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। और थोड़ा सा सोशल जस्टिस और GS2 का भी टच इसमें ला सकते हैं, जो NGOs का रोल है, हेल्थ का रोल है, वुमेन हंगर। तो आई थिंक इससे आपका GS1 काफी अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे अभी हमने बात की स्पेसिफिक, व्हाट इज द रोल ऑफ स्ट्रक्चरिंग इन आंसरिंग एनी क्वेश्चन? So basically there are three questions that I would like to put up. First, whether it should be the points. If the point format is there, how many points? Okay, and how many headings, subheadings? There is a saying that when I was interacting to the students, क्या आप ऐसा कुछ करते थे? मतलब उन्होंने भी GS में ठीक ठाक स्कोर किया है, जैसा कि सर जो नहीं पूछा गया है उसको कई बार बताना जरूरी होता है, तो एक दो लाइनों में बताना कोई गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट AI एंड इम्प्लीकेशन ऑन द एग्रीकल्चर, तो अब यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर नहीं पूछा गया आपसे, तो कहते हैं कि सर 3 4 पॉइंट विदाउट एक्सप्लेनिंग इट, जस्ट पॉइंटर फॉर्मेट में आप
प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर लिख दो, बट ये बिल्कुल डायरेक्ट सीधे आ जाना कि हाउ एआई इज हेल्पफुल इन द एग्रीकल्चर, दिस विल नॉट वर्क. डू यू कॉन्कर टू द सच स्टेटमेंट्स? सर इसमें जैसे फर्स्ट है स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग ऑफ कोर्स मैटर करेगी सर, क्योंकि कितना आपके आंसर की विजिबिलिटी आ पा रही है वो उस पर डिपेंड करेगा कि, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप प्रायोरिटाइज करो चीज़ों को. यूजुअली क्या होता है, अपन फर्स्ट पॉइंट वो लिख देते हैं जो फर्स्ट पॉइंट दिमाग में आया है, बस आप एग्जैक्टली. इनिशियली 2-3 पॉइंट्स. सर जो कॉपी इवेलुएट करते हैं उन लोगों को पता है कि पहला पॉइंट कोई बकवास लिखता है तो बहुत गुस्सा आती है उसको पढ़ के कि भाई ये तूने क्या लिखा है. फर्स्ट 2-3 पॉइंट शुड हिट द एक्चुअल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन जब आप बॉडी पार्ट में आ गए. तो इसलिए स्ट्रक्चरिंग बहुत ज्यादा मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है. और ऑफ कोर्स आईबीसी जो आप देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, वो तो आपको करना ही है. यूजुअली सर मेरा पॉइंट फॉर्मेट में रहता था, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स में डाइव इन नहीं किया है मैंने. जनरली पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ उस पॉइंट्स को भी जितना शॉर्ट वे में अपन कन्वे कर पाए कि उससे अपन ज्यादा पॉइंट्स लिख पाएंगे. ज्यादा पॉइंट्स आपको लिखना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ टाइम. आपका 7.5 मिनट 7 मिनट का टाइम है, तो वो उसी में ही आप जितना लिख सकते हो आप लिखो. प्लस आपको प्रायोरिटाइज करना है, अच्छे पॉइंट्स पहले लिखना है, उसके बाद इफ यू आर राइटिंग जनरल पॉइंट्स इट्स ओके. सर देन दिस एस्पेक्ट ऑफ ओपनिंग अनदर डायमेंशन, सर आई थिंक ये थोड़ा सा 15 मार्कर में ज्यादा हेल्प करेगा आपको, कि आप जैसे इंट्रोडक्शन आपने दिया, बिफोर यू आर डाइविंग इनटू द बॉडी और ट्राइंग टू, मतलब थोड़ा सा एक मैक्रो उसको कुछ एस्पेक्ट आप दे रहे हो, तो वो आपको हेल्प कर सकता है वहाँ पे. और बट जीएस 3 में सर मैंने ओवरऑल जितने टॉपर्स वगैरह को देखा है, थोड़ा सा एडिशनल डायमेंशन वहाँ पे खोलना पड़ ही रहा है बहुत ही, और उसको बहुत कंसाइज वे में लिखना है. जैसे अगर 3 पेज का आंसर है तो लास्ट के हाफ पेज से भी कम को आप यूज कर रहे हो उसमें तो चलेगा. अब जैसे क्वेश्चन आया अगर एआई इन एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन, तो एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स मत लिखो, एआई इन एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम्स लिख दो ना, कि अच्छा हम्म. एग्रीकल्चर में अगर अपन लेके आ रहे हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम आएंगे. दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, दिस इज व्हाट वी कैन डू इट बेटर. सपोज नीति आयोग ये कर रहा है या सम अदर बॉडी इज डूइंग इट, कोई आपके पास बेस्ट प्रैक्टिस है तो उसको कंक्लूजन में डाल के, एंड आई थिंक दैट वे वो डिमांड पे भी रहेगा और एक एडिशनल डायमेंशन. आई थिंक जीएस 3 में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट. बाकी में आपका टाइम अलाउ करे, जगह अलाउ करे, विदाउट सैक्रिफाइसिंग द डिमांड का पोर्शन, आई थिंक. Okay, okay. So, Madhav, now moving to the GS paper 2, specifically polity, IR, social justice, governance, जब हम बात करते हैं, तो पॉलिटी के लिए एक ऑलमोस्ट कंसेंसस है मार्केट में दैट आर्टिकल नंबर शुड बी देयर, इट वेज इन योर आंसर. ठीक है. देन IR, डिफरेंट बॉल गेम, एवरीवन हैज अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द IR एंड गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस. बिफोर आई आस्क यू टू डेसिफर कि आंसर राइटिंग में क्या इसमें डालना है, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये गवर्नेंस सोशल जस्टिस का सोर्स क्या था यार आपका? क्योंकि अगेन मार्केट में ये ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनको टच नहीं किया जाता इंस्टीट्यूट्स में या नोट्स वगैरह में. तो हाउ टू हैंडल दैट सब्जेक्ट? सर जीएस का सर मेरा पूरा मैंने खुद के नोट्स बना रखे थे, और उसका आइडिया बहुत सिंपल था कि मेरे नोट से जीएस का हर कीवर्ड आंसर होना चाहिए. कि अगर सपोज लिख रखा है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, उसका सिग्निफिकेंस स्कोप कहाँ कहाँ वो है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस वगैरह, तो ये सारे कीवर्ड्स तो होना ही चाहिए. यूपीएससी कभी भी इन पे पूछ सकता है क्वेश्चन. प्लस इन सिलेबस लाइन से क्या यूपीएससी ने 10 साल में 15 साल में क्वेश्चन पूछे हैं, उसके मेजर थीम्स आंसर होने चाहिए. तो इससे सर मैंने पूरे अपने गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और पूरे जीएस के नोट्स बना के सर अब अभी अपलोड भी करती हैं टेलीग्राम पे, तो उसको भी यूज कर सकते हैं बच्चे इफ दे वांटेड. तो सर उस टाइम बनाते वक्त आई यूज डिफरेंट सोर्सेज, जो मेरे क्लास नोट्स थे विजन के, कभी वो देख लिए. एक मेरा फ्रेंड है सर रत्नेश अग्रवाल, उसने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था, आपसे मिला भी है वो. तो दोनों ने बैठ के ही सर फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद ये बनाए थे. तो उसमें सर काफी एग्जॉस्टिव चीजें हैं, सिलेबस कवर होता है, पीवाईक्यू कवर होता है, एंड जहां पे हमको गैप लगा उसको हमने गूगल सर्च करके ढूंढ लिया. तो इस वे से वो कंसाइज हो गए और एक अच्छा मसाला तैयार हो गया टू आंसर ऑलमोस्ट एनी क्वेश्चन इन द मार्केट. बिकॉज आपके पास मटेरियल जब रेडी होता है तो यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, और उसको आप 70% यूज कर सकते हैं. तो गवर्नेंस में सर वही आइडिया था, गवर्नेंस सोशल जस्टिस में, कि तो जैसे पढ़ते रहते हैं सर, फिर अपन थोड़े फ्रेमवर्क्स बना लेते हैं. जैसे मैं एक मॉडल आंसर डिस्कस कर रहा था कि यार सेंसस बहुत टाइम से नहीं हो रहा, तो उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं गवर्नेंस. बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मे बी हर कोई इसको शायद प्रैक्टिस करके नहीं किया होगा, बट अगर आपके कुछ फ्रेमवर्क रेडी है, जैसे गवर्नेंस में, गवर्नेंस इज नथिंग बट डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग समथिंग, तो डीआईएम एक फ्रेमवर्क. एग्जैक्टली. इसके बाद 3 इसके एक्टर्स हो गए, एक तो स्टेट हो गया, एक सिविल सोसाइटीज हो गई,
और एक अपना मार्केट हो गया। ये 3 पिलर्स हो गए। एक इसकी 8 वैल्यूज है यूएनडीपी की, विच इज इक्विटी वगैरह, कंसेंसस बिल्डिंग, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म हो गया। अब इसी को मैं कंबाइन करके गवर्नेंस का कोई जनरिक आंसर लिख सकता हूँ। सर अब डिजाइनिंग ऑफ पॉलिसीज, इंप्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, इन पे इम्पैक्ट आ रहा है। तीनों एक्टर्स को इम्पैक्ट आ रहा है। अगर कोई मार्केट है उसके पास सेंसस इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करे, किस ऑडियंस के लिए, किस मार्केट के लिए वो प्लान कर रहा है। सिविल सोसाइटी कैसे अकाउंटेबिलिटी लेके आए स्टेट की, स्टेट कैसे अपनी नई पॉलिसीज डिजाइन करे। एंड ऑल दीज वैल्यूज विल गेट इम्पैक्टेड। इक्विटी इम्पैक्ट हो सकती है जब पीडीएस सिस्टम से सारे लोग बाहर ही रह जाएं, जब सेंसस नया नहीं हो रहा। पॉवर्टी लाइन इम्पैक्ट हो रही है, ट्रांसपेरेंसी इम्पैक्ट हो रही है, अकाउंटेबिलिटी इम्पैक्ट हो रही है। तो अगर आपके पास कुछ भी फ्रेमवर्क छोटा सा आपका बन जाए ड्यूरिंग योर प्रेपरेशन, आई थिंक फिर आप बहुत ज्यादा रेडी रहते हो टू आंसर एनी क्वेश्चन इन द लैंग्वेज ऑफ दैट पेपर। सेम गोज फॉर सोशल जस्टिस। तो सर ये आई थिंक GS2 में गवर्नेंस और सोशल जस्टिस के लिए। एंड पॉलिटी में सर एक JAC है, जजमेंट्स लिखना है भर भर के, आर्टिकल्स भर भर के, और कमिटीज। जजमेंट्स तो सर इतने याद कर लो, मतलब 50-100 भी कर लो तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से तो। और आपको थोड़ा सा रिवर्स उसको याद रखना है। जजमेंट का क्वेश्चन बहुत कम आएगा। अगर बहुत ही कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट है तो उस पर क्वेश्चन आया, जैसे राइट टू प्राइवेसी पे क्वेश्चन आया था सर। बट बाकी आपको जजमेंट आ जाएगा। करना है, आपको रखना है यार गवर्नर पे क्वेश्चन आया तो ये 4 जजमेंट है मेरे पास। कैपिटल पनिशमेंट पे क्वेश्चन, हम्म। ये 3 जजमेंट। यू हैव टू थिंक इट इन द रिवर्स वे। ट्राइबल पे कोई क्वेश्चन आया तो मैं ये लिखूंगा, वुमेन पे आया तो ये लिखूंगा। इस तरीके से अगर आप ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे तो आपके वो आंसर्स में भी ज्यादा उतरेंगे। तो इसको बेसिकली एक्टिव रिकॉर्डिंग, छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के आप करिए कि गवर्नर पे आ गया, प्रेसिडेंट पे आ गया। क्योंकि आप गवर्नर पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है 5 में से सिर्फ 2 ही एप्लीकेबल हो, तो वो 2 आप लिख दीजिए उसमें, एक बॉडी में यूज कर लो, कोई कंक्लूजन में, जैसा भी क्वेश्चन हो, आर्ग्यूमेंट में। तो जजमेंट, आर्टिकल्स और कमिटीज, आई थिंक दिस इज द मेन गोल इन पॉलिटी। ओके, मतलब जस्ट एक कंफ्यूजन आ रही है बार बार। यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द टेम्पलेट्स फ्रेमवर्क, एंड राइट नाउ ना मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टेम्पलेट फॉर्मेट, एक जो अभी आप मुझे बता रहे हो, यू आर टॉकिंग मोर और लेस फ्रॉम द सब्जेक्ट परस्पेक्टिव। बट अभी मार्केट में क्या चल रहा है, इट्स मोर और लेस इवन नॉट द सब्जेक्ट परस्पेक्टिव, इट इज गोइंग क्वेश्चन परस्पेक्टिव। तो मतलब स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं आपको कंफ्यूजन बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल नाउ फ्रेमवर्क इज देयर, जहां पे वो बात कर रहे हैं सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आ गया या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट में, मतलब पॉलिटी के एक छोटे से पार्ट पे, तो ये फ्रेमवर्क हो गया है। देन इफ दे आर टेलिंग कि एग्रीकल्चर में भी, इट्स नॉट अबाउट द एग्रीकल्चर, इट्स अबाउट क्लाइमेट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर। तो मतलब इवन कीवर्ड्स पे फ्रेमवर्क आने लगे हैं, तो फ्रेमवर्क से कंफ्यूजन दूर हो गई है। मतलब करने को मैं आपको बोलूंगा, सॉरी। तो ये क्या चल रहा है, मतलब हाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क व्हाट डू यू मीन? एंड जो मैंने अभी आपको एग्जांपल है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग द एयर, आई वांट यू टू क्लियर दिस एयर कि मतलब व्हाट टू फोकस अपॉन। सर इतना ऐसे टॉपिक वाइज मतलब जाना तो अगर आप मेरे हिसाब से तो याद नहीं कर सकते। इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप उसको इतना इम्प्लीमेंट कर पाओ। एक आध 2 टॉपिक्स के लिए मे भी आपको लग रहा है कि दे आर वेरी हॉट इन द न्यूज, आपको लग रहा है इसके लिए फ्रेमवर्क मेरे को एग्जाम में चाहिए, तो आप कुछ सोच सकते हो। बाकी हर फ्रेमवर्क शुड बी जेनरिक टू दैट सब्जेक्ट। पहले क्या फ्रेमवर्क था सर? पेस्टल। अब पेस्टल सेल हो गया है हम्म। सोसाइटी का। मतलब आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो यार सोसाइटी के लिए, मैं इस तरीके से सोचूंगा जैसे मैंने आपको बताया। क्योंकि कभी कभी आप कुछ इंस्टीट्यूशन के लेवल पे आप सोच रहे हो, या फिर जैसे हाइड्रोस्फीयर का बने एग्जाम्पल, या आप चीजें लिंक कर रहे हो तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स बनते हैं उसमें। बट अब एकदम टॉपिक में जाना वुड बी, मतलब थोड़ा मेरे हिसाब से तो डिफिकल्ट होगा। और कितना आप उसको उस केओस में यूज कर पाओगे विल बी अ मतलब चैलेंज। लेट्स बी रॉ, होगा कि नहीं होगा? नहीं, मेरे को नहीं लगता सर, बहुत मुश्किल है इतना याद रखना। इसी को आप कर लो जो थोड़े बहुत आपके फ्रेमवर्क्स हैं, वही आप मेरे हिसाब से सब्जेक्ट वाइज ही बेटर है। टॉपिक वाइज तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। सब्जेक्ट वाइज। और स्पेसिफिकली ओके, सो टॉपिक का जो सिलेबस में है भी नहीं। अगर आप जुडिशरी के लिए कुछ बना रहे हो तो समझ में भी आता है भाई जुडिशरी सिलेबस में है, उसका कोई क्वेश्चन आ सकता है। बट आप बना रहे हो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे, दिस इज अ टॉपिक विच माइट और माइट नॉट इवन लैंड इन द एग्जाम। तो ओके फाइन। एंड नाउ एक और फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो चल रहा है मार्केट में, आई विल जस्ट लाइक टू मेक अवेयर ऑफ सेम अबाउट यू। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं टॉपिक्स को लेके, फ्रेमवर्क्स को लेके, कि फ्रेमवर्क का लोग रट्टा लगा रहे हैं। एंड जब अभी आपने ऑलमोस्ट 2 पेपर मेरे से डिस्कस कर लिए, एंड आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द फ्रेमवर्क का रट्टा लगाना, इट्स मोर अबाउट कि आपने एक फ्रेमवर्क बना लिया है एंड आपने उसका आंसर लिखा,
और जब आंसर लिखने के बाद उस फ्रेमवर्क को एक तरह से रिफ्लेक्ट अपॉन कर रहे हो कि क्या मिस हुआ है, इससे आपको वो याद हो गया है। हाँ हाँ हाँ। अब हो क्या रहा है मार्केट में, मतलब जो स्टूडेंट एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अगेन आई वुड लाइक योर हेल्प टू क्लियर द सेम। फ्रेमवर्क आया, वो फ्रेमवर्क का रट्टा लगा रहे हैं कि भाई इससे पॉइंट निकलेगा, एंड व्हेन दे आर राइटिंग देयर टेस्ट, व्हेन दे आर राइटिंग देयर पेपर्स, इट्स नॉट पॉइंट्स दे आर ट्राइंग टू रिकॉल, दे आर रिकॉलिंग फ्रेमवर्क्स। और मार्केट में ऐसा हो गया कि वन एक टीचर भी नहीं, कई टीचर सेम टॉपिक के फ्रेमवर्क दे दिए। तो अब वो फ्रेमवर्क याद करने में एक मिनट में से 30 सेकंड 40 सेकंड खो देते हैं। तो दे आर अनेबल टू डू द जस्टिस। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आ, मतलब जैसे फ्रेमवर्क्स वगैरह जो भी है ये सब आपके मतलब प्राइमरी टूल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब जैसे ये DIM फ्रेमवर्क जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, डिजाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग मॉनिटरिंग इन गवर्नेंस, ये मैं कब यूज करूंगा जब मैं अटक जाऊंगा कहीं पे। दैट शुड नॉट बी माई फर्स्ट अप्रोच टू एनी क्वेश्चन। फर्स्ट अप्रोच रहेगा जो नेचुरल ही उसको देख के मेरा फर्स्ट पॉइंट दिमाग में क्या आ रहा है। अगर आप फर्स्ट पॉइंट से ही फ्रेमवर्क लगा रहे हो तो जो फ्रेमवर्क का फर्स्ट पॉइंट है वो आपका फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, विच शुड नॉट बी द केस। फर्स्ट पॉइंट आना चाहिए जहाँ आपका जो एक्चुअल डिमांड है वो हिट होना चाहिए। तो प्रायोरिटी वाइज आपको देखना है। बट फ्रेमवर्क्स मतलब वही है, आप उसको प्राइमरी टूल मत बनाइए, उसको सेकेंडरी रखिए। जहाँ पे आप अटक रहे हैं, आपने 3 4 पॉइंट लिख लिए, 2 3 की स्कोप है यार, अब समझ नहीं आ रहा, नाउ यू आर यूजिंग दिस फ्रेमवर्क, तो इट्स ओके। कभी भी उसको एज अ प्राइमरी टूल देखना आई थिंक वुड नॉट बी एडवाइजेबल। Okay, now चलो, after clearing some airs, moving to the GS पेपर 3। माधव, GS पेपर 3 लास्ट 3 4 सालों से ऐसा चल रहा है, इसमें नंबर नहीं आते हैं। ये तो सबने एक्सेप्ट कर लिया कि 76 पे भी रैंक आ रहा है, 86 पे भी रैंक आ रहा है। तो क्या गया है यार GS 3 में कि नंबर आ गए हैं बेसिकली? सर GS 3 में मेरे सर जैसे कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर थोड़ा सा अच्छा एरिया लगते हैं लिखने में। डिजास्टर मैनेजमेंट के भी अच्छे नोट्स है, सिक्योरिटी भी इंटरेस्ट करता है, तो फिर भी लगता था यार इसमें नंबर ही नहीं आ रहे, चीजें ही नहीं समझ में आ रही। तो सर एक दो तीन मेरे को चीजें जो GS 3 में वर्क कर रही है, एक तो सर डेटा बहुत ज्यादा भर भर के लिखना है, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। जो गेम हैज गॉन बियॉन्ड सिर्फ याद रखना कि एनिमल हस्बेंड्री सबसे ज्यादा है इंडिया में, इन द वर्ल्ड, इससे कुछ नहीं होगा। आपको थोड़ा उसमें हैवी जाना पड़ेगा अंदर कि बच्चा भाई कैटल इतने हैं, ये है, मिल्क प्रोडक्टिविटी अपनी इतनी है, दूसरी कंट्री की इतनी है। तो थोड़ा सा आपको डेटा हैवी बनाना पड़ेगा। प्लस सेकंड इज कंटेंट डेंसिटी। आई थिंक कंटेंट डेंसिटी इसमें हाईएस्ट होनी चाहिए GS 3 में अक्रॉस ऑल द पेपर्स। को भर भर के पॉइंट्स लिखना है विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश। आपको मेन डिमांड पहले हिट करनी है, फिर जनरिक पॉइंट्स भी लिख लीजिए। एडिशनल डायमेंशन भी ओपन करना पड़े डेंसिटी के लिए तो करिए। जो पेपर है स्पेसिफिक वो वैसा दिखे वैसा कोशिश करिए। इकोनॉमिक्स है तो कुछ ग्राफ दिख जाए, कुछ पाई चार्ट दिख जाए। एग्रीकल्चर है तो उस टाइप का कुछ कंपैरिजन आ जाए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो कुछ फिनोमिना आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट पे मैप आ सकता है, डायग्राम आ सकता है। इन्वायरमेंट पे भी मैप आ सकता है, सिक्योरिटी में मैप आ सकता है। तो इस तरीके से जब आप देख रहे हैं उस चीज को तो वो उस पेपर का क्वेश्चन दिखे। क्योंकि GS 3 पेपर लिखने में बड़ा मजा आता है क्योंकि हाल दो दो क्वेश्चन में सब्जेक्ट चेंज होते हैं, आपको एक नया फ्रेश एक फील आता है जब आप उसको लिखते हैं। तो उस वजह से वो बढ़िया है। बट जब तक आप उसको डेटा हैवी नहीं करेंगे, कंटेंट हैवी नहीं करेंगे, तो आई थिंक इट इज शायद वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन GS 3 स्पेसिफिकली। ओके, देन व्हाट शुड बी सोर्स ऑफ GS 3? अगेन सोर्स इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मोर और लेस डायनेमिक सोर्स होते हैं इसके। तो वेयर शुड गो पीपल गो अबाउट, मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स का? स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं GS 3 रेगुलर, और मार्केट में अगर कुछ नया आ रहा है तो वो स्क्रैच से आ रहा है। ऐसा नहीं आ रहा है कि आप इतना पढ़ लो, आपका ये वैल्यू एनरिचमेंट है। तो नोट्स वगैरह जो रिसेंटली आ रहे हैं वो काफी बल्की फॉर्मेट में आ रहे हैं GS 3 के। तो हाउ टू हैंडल, व्हाट शुड बी द रिसोर्स? अगर किसी का बेसिक आ रहा है सपोज 85 86 मार्क्स, तो वो 100 101 102 तक कैसे जाए? सर जैसे डेटा के लिए सर एक शून्य आईएएस का कंपाइलेशन आता है सर, पूरा डेटा मार्क्स बूस्टर करके आई थिंक कुछ आता है उसमें। दे रिलीज डेटा फॉर एवरीथिंग। आप उसको एक एक दिन बैठ जाइए, उसमें जो जो चीज़ें आपको लगता है याद हो सकती हैं उसको आप फिल्टर आउट कर लीजिए। और फिर उसके एक्टिव क्वेश्चंस बना लीजिए। अच्छा यार एम्प्लॉयमेंट पे आएगा तो मैं क्या क्या क्वेश्चन डालूंगा, अगर एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पे क्लाइमेट पे क्वेश्चन आएगा तो क्या डालूंगा। इस तरीके से आप छोटे छोटे अपने क्वेश्चन बनाइए और उसको मेमोराइज कर लीजिए डेटा, और फिर उसको भर भर के डालिए। इकोनॉमिक्स में भी भर भर के डेटा अपने को डालना, तो आई थिंक दैट इज वन हुआ। और सर GS मतलब GS 2 1 के जैसे मैंने आपको बताया सर, मेरे खुद के नोट्स थे पूरे। तो मेरा बेसिक वो पूरा वो था कि यार ये इस सिलेबस के मेरे पास सब कुछ, अब रोबोटिक्स है सिलेबस,
तो रोबोटिक्स क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कहाँ एप्लीकेशन है, क्या इश्यूज हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और सोल्यूशंस, ये मेरे नोट्स में है। अब इसके बाद अगर रोबोटिक्स में बहुत बड़ा कुछ मिशन आ गया, कुछ करंट अफेयर्स आ गया, तो वो बस मैं अलग से पढ़ूंगा, या तो विजन से पढ़ लूंगा मेन 65 को। मेन 65 भी बहुत बल्कि हो गई है, क्योंकि वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो खुद ही नोट्स बन जाए मेंस के लिए। बट बट आप उसका वाइन न्यूज पढ़िए, अपने नोट्स को देखिए, वाइन न्यूज देखिए, उससे आप जज कर पाएंगे यार कि कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक, आपको लगता है कि नहीं। जब आपकी पीवाई क्यू एनालिसिस हो जाएगी तो आप देख लोगे कि यार वाइन न्यूज से आपको जज कर लोगे कि कितना इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक। और कभी कभी GS3 में आप कंटेक्चुअल इंट्रोडक्शन ही वाइन न्यूज से बना सकते हो कि यार ये टॉपिक न्यूज में क्यों था, क्योंकि ये मीटिंग हुई थी, उसी को आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो, उसी को कुछ बॉडी में पॉइंट एग्जाम्पल बना सकते हो। तो यार माधव, थोड़ा सा शायद नेटवर्क इशू हो रहा है आपकी साइड से, बहुत ज्यादा वॉइस कट रही है अभी। कुछ समझ अ, भी नहीं आया जो आपने GS3 मतलब नोट्स बन जाए उसके बाद। वापस से बोल देता हूँ सर, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, इसको कट कर देंगे। हाँ जीएस वो तो हो जाएगा, उसका कोई इशू नहीं। क्या बात कर रहे थे? GS3 के नोट्स बल्कि होते जा रहे हैं। आपने लास्ट जो बोला था कि मेंस 365 नोट्स हम्म। अपने आप में बनना चाह रहे हैं। तो सर उसमें जैसे जी मेन 65 आप लेके बैठिए, बट आप इंडेक्स को आप उठाइए सबसे पहले कि यार आपको क्या क्या लग रहा है, कौन से एरियाज के नोट्स आपके पास नहीं है, वो देखना। प्लस उस टॉपिक का वाई इन न्यूज पढ़िए, हर टॉपिक के स्टार्ट होने से पहले इट्स रिटन वाई दैट टॉपिक वाज इन न्यूज। तो अगर आपको उसके रेलेवेंसी से लग रहा है यार कुछ XYZ मीटिंग हो गई थी कहीं पे, उसकी वजह से वो पूरा 2-3 पेज का नोट्स है, तो दैट टॉपिक इज नॉट एक्चुअली अ करंट अफेयर। थोड़ा बहुत उस पर कुछ मूवमेंट हुआ तो उसके जरिए वो इतना डिटेल बना दिया, प्लस आपके पास उसके बेसिक नोट्स हैं तो उसको इग्नोर करिए। तो जैसे स्टार कैटेगराइजेशन होता है कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले अप्रोच करिए, और उतने के ही आप 2-2 4-4 5-5 लाइन के आप नोट्स बना लीजिए अपने। आई थिंक दैट विल बी द अप्रोच जो आपको मेन 365 या फिर कोई भी करंट अफेयर मैगजीन के लिए लेना चाहिए। उस एंगल से आप जब पढ़ेंगे तो आपके बेसिक नोट्स प्लस ये सप्लीमेंट करके आपको काफी एक एग्जॉस्टिव हो जाएगा। बाकी आप टेस्ट लिख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उससे आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो वो भी आप डालते हैं। मॉडल आंसर से बहुत चीजें मिल जाएंगी, टॉपर कॉपी से बहुत चीजें मिल जाएंगी। तो बहुत ज्यादा डेटा कलेक्शन के पीछे एक्चुअली नहीं भागना है, जितना आपका बेसिक है। बाकी इन द प्रोसेस ओनली यू विल गेट लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे अब मैंने बोला ग्राफ्स बनाना है, बच्चे ये नहीं करें कि यार ग्राफ्स का भाई बैठ के ग्राफ्स बना रहे हैं, 2-4 दिन 10 दिन में ग्राफ्स ही बना रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपने पास ऑलरेडी आपके नोट्स में डेटा होगा कि यार आपके पास डेटा है, सपोज एक्सपोर्ट्स इतने थे 1991 में, अभी है, उसका ग्राफ बन जाएगा यार। 2 बार ग्राफ बना दो, लाइन बना दो, कुछ भी बना दो। यू जस्ट हैव टू थिंक इट आउट कि ये मेरे पास है और ये नहीं है। अपनी इंफॉर्मेशन को ही जितना मैक्सिमम आप यूज करोगे बेटर रहेगा। और GS3 के भी सर मैंने नोट्स बनाए, इफ स्टूडेंट्स को लगे उसमें रेलेवेंस है तो वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अटक। Correct. Coming to the last part of the paper, Gyanbazi ethics. So some people say that it's all about keywords. Some people say it's all about the theories. Some people say यार कुछ भी कर लो, एथिक्स में पता नहीं मार्क्स कैसे आ रहे। तो अब माधव बताएंगे मार्क्स आ कैसे रहे हैं बेसिकली एथिक्स में। एथिक्स और ऐसे दोनों चीज ऐसी थी जैसे मेरा उल्टा ग्राफ है सर, मतलब नीचे 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 जा रहा है। 118, 116, फिर जिसमें सिलेक्ट हुआ था मैं उसमें 102 थे। तो यही दो मेरे पेपर लास्ट टाइम प्रायोरिटी पे थे। तो एथिक्स में सर मेरे को जंप भी अच्छा मिला था, 24 मार्क का इस बार हम्म। जंप मिला सर। तो सर मैंने क्या रियलाइज किया था कि मेरा जो मेजर गैप आ रहा था कि मेरे पास नोट्स से सब कुछ था, बट नोट्स और वो क्वेश्चन में कनेक्शन ही स्टैब्लिश नहीं हो रहा था, कि वो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्वेश्चन ये कौन से पार्ट ऑफ सिलेबस से आया एक्चुअली। अब हम्म। आप क्वेश्चन पूछोगे प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस का, सिटीजन चार्टर का, तो मैं उसमें आपको इतना अच्छा आंसर लिख दूंगा कि उसका कुछ लिमिट नहीं, दैट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिक्वायर कर रहे हैं कि आप इसको एप्लीकेशन करो, तो वो इंटरलिंकेजेस, सिलेबस का लिंकेजेस बहुत मिस हो रहा था मेरे से। तो उसके लिए सर मैं लास्ट टाइम पीयूष सर का वाजीराम पे वो कोर्स ज्वाइन किया था एथिक्स का। तो उसमें सर ने कुछ सेशंस लिए थे बेसिक, तो वो कॉन्सेप्चुअली वो हुए। उसके बाद सर मेन फंडा क्या स्टार्ट हुआ था कि हमने PYQ के जैसे पार्ट ए के 7-8 क्वेश्चंस के 1-1 घंटे के 7-8 टेस्ट दिए। तो उस टेस्ट में फिर जब आंसर खुद लिखा, फिर देखा अच्छा यार ये लिंक नहीं किया, ये लिंक नहीं आया, सर के आंसर से देख रहे हैं, सर खुद बता रहे हैं कि ये क्यों नहीं आया, ये क्यों नहीं आया। तो वो हैमर हो गया कि यार अच्छा ये कॉन्सेप्ट आता है तो ये 3-4 चीजें लिंक करनी है, ये 3-4 चीजें लिंक करनी है। एंड दैट वे आई कुड डिसाइफर मोर कि कुछ कुछ टॉपिक्स में जो बहुत इग्नोर कर रहा था, दे वर एक्चुअली गोल्ड माइंड। जैसे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स है, तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स का एप्लीकेशन बहुत जगह हो सकता है।
इंडिविजुअल, फिर सोसाइटल में, एडमिनिस्ट्रेटिव में, नेशन लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो अगर आपके उसके पॉइंट्स हैं तो वो आपको थोड़ा बहुत फिलर्स कहीं कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो उस वे में आई थिंक ओके। S4 को अप्रोच करना, PYQ सेंट्रिक रहना, और थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव रहना, एग्जाम्पल डंप नहीं करना, आर्ग्यूमेंट देना फिर एग्जाम्पल देना। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे माधव जी प्लीज, ये आर्गुमेंटेटिव से मतलब क्या है? मतलब पीपल व्हाट एग्जांपल डम तो मैं समझ गया, पीपल आर राइटिंग एंड जस्ट जंपिंग टू एग्जांपल्स, थ्री एग्जांपल्स विद इन अ पॉइंट एंड व्हिच इज नॉट फेचिंग द मार्क्स। एग्जाम्पल अब आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे कुछ भी आप एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, बट आप आपका एग्जाम्पल इज नॉट द पॉइंट, आप उसके लिए आर्ग्यूमेंट क्या दे रहे हैं अगर कुछ क्वेश्चन से आप लिंक कर रहे हैं। आई थिंक दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। कि सपोज अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज हाउ डज एथिक्स हेल्प एनी कॉर्पोरेट, कैसे हेल्प कर रहा है अगर कोई एथिक्स है, अगर एक कोई कॉर्पोरेट है या कोई एंटिटी है वो एथिक्स फॉलो कर रही है, तो हाउ डज इट हेल्प, उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब आप इसमें एग्जांपल दें, टाटा ये कर रही है, रिलायंस ये कर रही है, महिंद्रा ये कर रही है, तो दैट इज नॉट एन आर्गुमेंट। आप बोलोगे कि यार टाटा, टाटा नहीं, मतलब आप लिख रहे हो अगर कोई कॉर्पोरेट एथिक्स फॉलो करती है तो वो बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट कर सकती है। एग्जाम्पल ये ऑर्गेनाइजेशन हो जो टाटा है, इन इन लोगों के लिए एम्प्लॉयज फाइंड करना बहुत ईजी है क्योंकि इनका एथिकल एक इन्वायरमेंट। अगर आप एथिक्स फॉलो कर रहे हो तो आप इस तरीके से प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल दिस कंपनी, वो जब एथिक्स फॉलो कर रही है तो इस तरीके से वर्कआउट कर रही है। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आर्ग्यूमेंट और आपका एग्जांपल लिंक होगा, रादर देन जस्ट फिलिंग आउट एग्जांपल्स एग्जांपल। Okay, so it's about the argument and बिल्कुल, example. मतलब it should be your example should be explaining the argument, not your example explaining the करेक्ट point. करेक्ट सर, Correct. करेक्ट। जस्ट एज विद Means में भी ऐसा ही रहता है अपना, कि पहले अपना मेन आर्ग्यूमेंट आया, फिर उसको सब्सटैंशिएट करने के लिए डेटा फैक्ट एग्जांपल आया। okay. So Madhav, last topic of this discussion, as I wanted to keep it regarding the mains only. Essay. कैसे यार? सर ऐसे में तो सर थोड़ा डामाडोली है मेरा। अच्छा। लास्ट की मतलब डबल डबल डिजिट नंबर ही है। तो हम्म। इस बार भी सोचा था कि जब मार्क्स अच्छा आए थे लगा कि ऐसे में बहुत ज्यादा बूस्ट मिला होगा, बट उतना ही था, 90s में ही है। तो ऐसे हम्म। बहुत ज्यादा मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा कि Okay, so even I will say in that case, मतलब ऐसा क्या स्ट्रगलिंग पार्ट ऐसे में आप फील कर रहे हो, even though you are in that side and it's quite humble from your side कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं वहां पे इतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था चीजें, तो ऐसा कहाँ है वो एरिया जो स्ट्रगल स्टिल आई विल से इन द लिस्ट सब कुछ ठीक बट ये ऐसे में अभी तक नेक नहीं समझ में आया? सर ऐसे में सर एक वो थोड़ा राइटर वाला वाइब मेरे को थोड़ा आता ही नहीं है मेरे से, कि बहुत ज्यादा अच्छा मैं लिखूं कुछ। ऐसा मेहनत पूरा किया है, एग्जाम्पल्स कलेक्ट करे, थेमेटिक गए, सब एनालाइज किया, पैराग्राफ्स का स्ट्रक्चर बनाया। अ, पता नहीं सर, पहला ऐसे एग्जाम भी जब दिया था मेंस का, मेरा फ्रेंड था बाहर, छोड़ने आया था, बोल रहा था भाई पानी की बोतल ले जा। मैंने कहा होके आता हूँ, 3 घंटे का ही तो पेपर है। बट जब पेपर देखा तो ऐसा कि पानी की बोतल की जरूरत है मुझे। किस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, 8 टॉपिक तो होते हैं, बट मोर और लेस ऐसा लगता है कि 2 टॉपिक ही, 2-3 टॉपिक ही अप्रोचेबल मुझे लगते हैं। तो उस वे में ऐसा लगता है टॉपिक मुझे खुद ही सिलेक्ट हो जाता था अपने आप ही कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। सर अपना बेस्ट ही दिया था सर जितना उसको, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आप ब्रेनस्टॉर्म उसमें भी सर आर्गुमेंट्स पे करें। कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वाई ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उसके आगे वाई बिकॉज लगाए, फिर अच्छा लिखें, अच्छा दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, और डाइव इन करें, और डाइव इन करें। तो सर एक व्हाट इफ एनालिसिस भी होता है कि अच्छा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी क्योंकि यार अगर ऑनेस्टी फॉलो करते हैं तो सपोज अपनी रिस्पेक्ट बढ़ती है। तो और अच्छा व्हाट इफ अगर रिस्पेक्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, फिर और लोग मेरे से आएंगे, मेरे से मिलेंगे, मेरा सोशल कनेक्शन, मेरा एस्टीम नीड्स बढ़ेंगी। अच्छा ये होगा तो क्या होगा, फिर अच्छा मैं यार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ सकता हूँ। सपोज व्हाट इफ करते जाएंगे तो आपकी आर्गुमेंट और डिटेल डेप्थ वाली हो जाती है। तो उस वे से फिर आप लिखेंगे अच्छा ऑनेस्टी इज बिकॉज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहां ले जा रही है। तो अब आपकी आर्गुमेंट का लेवल बहुत इंप्रूव हो गया, रादर देन जस्ट कि मेरी रिस्पेक्ट बढ़ रही है या फिर लोग मेरे पास आ रहे हैं, उस तरीके से। तो आई थिंक जब आप थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे और उसमें अगेन आर्ग्यूमेंट को वेट दें, एग्जाम्पल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा न जाए, आर्ग्यूमेंट को लिंक करें और थोड़ा सा फ्लो को बेटर करें। आई थिंक दीज आर द अप्रोचेस जो आपको ऐसे में।
Okay, so last question to you, Yes, sir. Madhav. Today date is 6th of July. We have almost again 1.5 months. Suppose Madhav को दोबारा मेंस देना पड़ रहा है, तो what should be the revision strategy right now for any good candidate जिसने पहले मेंस दे रखा है, नोट्स वगैरह सब कुछ है उसके पास, तो लास्ट के 1.5 महीने में क्या करना है? सर जैसे अगर अभी आपकी एक रीडिंग हो गई है सब चीज़ों की, तो थोड़ा सा जैसे मैं ऑप्शनल के लिए जरूर ये करता था कि ऑप्शनल में काफ़ी चीज़ें पीवाईक्यू सेंटर आती हैं, और चैप्टर वाइज चीज़ें ब्रेक डाउन है वहाँ पे, जितना जीएस में नहीं है। तो वहाँ पे सर मैं एक चैप्टर का नाम लिखूंगा नोटबुक पे, कुछ नोटबुक बुक नहीं खोलूंगा, सिर्फ एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ। अच्छा भाई, इस चैप्टर मुझे क्या क्या 5 चीज़ें याद है, मेन मेन। अच्छा, फिर मेरे को कोई थिंकर आ रहा है तो वो लिखूंगा, कुछ डायग्राम आ रहा है तो वो लिखूंगा, कुछ कोट याद आ रहा है तो वो, आई एम जस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग विदाउट लुकिंग एट द बुक। फिर ये सब करने के बाद 15-20 मिनट देने के बाद देन मैं उस चैप्टर पे जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा अच्छा यार, ये तो आप जब ये करते हो तो आपको लगता है यार 70-80% तो मुझे चीजें आती हैं, और सीधा बुक खोलोगे ना तो आप हम्म डिमोटिवेट होते हो। और जब आप बुक खोलोगे नाउ इट विल बी फोकसिंग ओनली ऑन दैट 20% जो आप भूल गए हो, तो वो भी इफेक्टिव होता है। तो अगर आप इस टाइप की रिवीजन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं तो आई थिंक बेटर होगा। ऑप्शनल के लिए भी, कुछ जीएस के पार्ट्स के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी सर जो आपकी डेटा शीट्स हैं, फैक्ट शीट्स हैं, उनको आप रिवाइज करिए एक्टिव रिकॉलिंग करके अगेन, कि आप लेके बैठे हैं अच्छा यार नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आएगा तो मैं क्या क्या डेटा लिखूंगा, अगर डिजास्टर में अर्थक्वेक पे आएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या बना सकता हूँ, क्या कोड्स डाल सकता हूँ। इस वे से आप रिवाइज करेंगे तो यू आर एक्चुअली गेटिंग रेडी फॉर दैट डी डे, कि भाई उस दिन मेरे पास अगेन वही क्वेश्चन आएगा, वही दिमाग चलना है, अभी से ही उसको प्रेशराइज कर रहे हैं उस वे में। और बाकी करंट अफेयर्स को थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जिस भी एरिया में आपको रेलेवेंस लग रहा है उसका, उसको आप ब्रश अप कर सकते हैं ताकि वो सरफेस पे आ जाए। Okay, fine. So yeah, thank you, Madhav. Thank you very much for deciphering the mains for the students. And last part, that's all I say. I will wish you all the best and see you in the Lavasana यार. एक ट्रिप जरूर मैं मारता हूँ to meet every student over there. चलिए, मिलते हैं फिर देहरादून में, ठीक है? सो मच सर, थैंक यू। चल, ओके।